हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एचटेट पीजीटी मैथ्स 2022 इसका पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम 6 पार्ट में सॉल्व करेंगे, 10 क्वेश्चन करके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 91। तो क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है हमें, द प्लेन 2x - 2y + z + 12 = 0 टचेज द स्फीयर दिस एट पॉइंट। हमें ये बताना है कि ये जो प्लेन है ये इस स्फीयर को किस पॉइंट पे टच करेगा। एक प्लेन है और एक स्फीयर है, एक प्लेन है और एक स्फीयर है। तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं प्लेन और स्फीयर में? क्या तो ये टच करे, या फिर टच ही ना करे, या फिर ये इंटरसेक्ट करे। सो जब ये इंटरसेक्ट करेगा, अभी मैं इंटरसेक्ट का बता रही हूँ, जब ये इंटरसेक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सर्कल। जैसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि आलू ले लिया हमने, ठीक है, उसको चाकू से कट कर दिया, तो क्या बनता है आपका? जो ऊपर सरफेस बनेगी, प्लेन और स्फीयर का इंटरसेक्शन क्या बनता है? एक सर्कल बनता है। बट अब इन्होंने क्या बोला है कि सिर्फ ये क्या कर रहा है? टच कर रहा है। टच करेगा तो किसी एक पॉइंट पे टच करेगा। ठीक है, तो आप क्या करो, इसके अंदर जो भी पॉइंट होगा स्फीयर पे तो लाई करेगा ही। इसका मतलब ये चारों में से कोई ना कोई अपना आंसर है, तो चारों में से कोई ना कोई पॉइंट इस स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? स्फीयर पे लाई कर रहा है। तो सबसे पहली अप्रोच तो हमारी यही रहेगी कि हम चेक करते हैं कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है इस सिचुएशन को। तो आप यहाँ पुट करोगे ना, जब x की जगह -1, y की जगह 4, z की जगह -2, ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है वो ही सेटिस्फाई करेगा। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन और सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। मुझे लगता है कि इसको सोल्व करके दिखाने की नीड नहीं है। अगर हम पीजीटी की तैयारी करते हैं तो हम कर सकते हैं, तो इससे आपका टाइम सेव होगा, इसलिए मैं इसको सोल्व करके नहीं दिखा रही। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 92। तो जो क्वेश्चन नंबर 92 है वो क्या कहता है हमें, इफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 देन ABC आर इन AP GP HP। हमें ये बताना है। ठीक है, अगर इसको सिंपल अप्रोच से डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा पड़ जाता है। ठीक है, और एग्जाम में हमारे पास आपको पता है टाइम की ही प्रॉब्लम होती है, वरना क्वेश्चन तो हम 60 में से 55 अटेम्प्ट कर सकते हैं जिसने अच्छी तैयारी कर रखी है। लेकिन जिसकी अच्छी तैयारी होती है वो भी पूरे पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाता, बिकॉज ऑफ टाइम की कमी होती है, इसलिए वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते क्वेश्चंस को। तो देखो आप क्या करोगे, आप पहले ऑब्जर्व करो इस डिटर्मिनेंट को। ये नहीं क्वेश्चन देखते कि आप डिटर्मिनेंट सोल्व करने लगे। ऑब्जर्व ये करना है, यहाँ पे A अल्फा प्लस B C B अल्फा प्लस C। आप देख रहे हो तो ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है। और हम क्या देख पा रहे हैं कि जो A B और A अल्फा प्लस B है, ठीक है, ये क्या है? इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से तो ये बना हुआ है कि A को मल्टीप्लाई कर रखी है अल्फा से, ठीक है, और फिर इन दोनों को ऐड कर रखा है। तो हम क्या करते हैं? हम यही करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एक बार नोट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन ने क्या कहा हमें, हम क्या करें यहाँ पर? ऑपरेशन लगाते हैं। ऑपरेशन क्या लगाएं? अगर मैं R1 को अल्फा से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, प्लस में R2 ऐड कर दूं और इसको क्या कर दूं? माइनस कर दूं R3 में से, तो R3 रो क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। सेम यहाँ पे, ठीक है, तो इससे क्या होगा? डिटर्मिनेंट सोल्व करना आसान होगा। तो हमने यहाँ पे यही ऑपरेशन लगाया। तो हम किस पे ऑपरेशन लगा रहे हैं? R3 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं। देखो कई तो कंफ्यूज यहीं पर हो जाते हैं कि किस में चेंज आएगा। आप जिसमें भी चेंज करते हो सबसे पहले वही लिखा जाता है। जैसे R3 में चेंज कर रही हो तो यहाँ पे R3 ही लिखा जाएगा, उसके बाद आप कुछ भी इस पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो चेंज किस में आएगा? ओनली R3 में आएगा। तो जो फर्स्ट रो है वो तो क्या रहेगी? अपनी सेम रहेगी, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो। थर्ड रो में क्या चेंज आएगा? पहले आप क्या करो, सबसे पहले तो इसको सोल्व करो कि बनेगी क्या। तो ये क्या बन जाएगा अपना? A अल्फा प्लस B बनेगा। ऐसे यहाँ बन जाएगा B अल्फा प्लस C, और ये बनेगा अपना, इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा? A अल्फा स्क्वायर प्लस B अल्फा, फिर ऐड करना है सेकेंड रो वाला, यानी B अल्फा प्लस C, यानी ये क्या हो गया? A अल्फा स्क्वायर प्लस 2B अल्फा प्लस C हो गया ये। ठीक है, अब क्या करना है हमें? अब ये जो आई है, ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट, इसको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है R3 में से। तो A अल्फा प्लस B माइनस A अल्फा प्लस B 0, B अल्फा प्लस C माइनस B अल्फा प्लस C 0। अब 0 में से ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो एज इट इज ये आ जाएगा इसका माइनस टाइम A अल्फा स्क्वायर, चलो माइनस हटा ही लो यहाँ पर, तो माइनस A अल्फा स्क्वायर माइनस 2B अल्फा माइनस C। अब इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया आप। ठीक है, अब इसको सोल्व करना बहुत ईजी है। अब आप ये देखो, रो 3 में 2 जगह 0 है, तो हम रो 3 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे इसे। ठीक है, तो ये तो 0 दे देगा, सिर्फ ये बचेगा आपका
माइनस ए अल्फा स्क्वेयर माइनस 2b अल्फा माइनस सी, इसको छोड़ेंगे आ जाएगा ए सी माइनस बी स्क्वेयर, और एक ये चीज है अपनी, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इन्होंने ऑप्शन में क्या दिया था, एपी था, जीपी था, एचपी था। तो एपी कब होता है, 3 नंबर ए बी सी, एपी में कब होंगे, जब 2 टाइम्स बी किसके इक्वल आएगा, ए प्लस सी। और जीपी में कब होते हैं, जब सेकंड टर्म का स्क्वायर किसके इक्वल हो, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई के इक्वल हो। तो आप यहाँ पे देख रहे हो क्या बन रहा है, ए सी माइनस बी स्क्वायर। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो ये कंप्लीट क्वांटिटी 0 हो जाएगी, और समथिंग मल्टीप्लाई में 0 0 सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो अपने ए बी सी है वो किसमें है, जीपी में, क्योंकि यहाँ से हमने ये समझा कि अगर ए सी बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा तो ये कंप्लीट 0 के इक्वल आ जाएगा। और ये कंडीशन किसकी होती है, जब ए बी सी किसके अंदर हो, जीपी में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जीपी हो जाएगा। ठीक है, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 93। तो जो क्वेश्चन नंबर 93 है वो क्या कहते हैं हमें, द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको सोल्यूशन बताना है क्या होगा, और जहां पे p जो है वो किसके इक्वल है, dy बाई dx के इक्वल है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहा इन्होंने, क्वेश्चन है हमारा, एक मैं नोट कर लेती हूँ, p स्क्वेयर माइनस 5p प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, 93 क्वेश्चन है, p स्क्वेयर माइनस 5p प्लस 6 इज इक्वल टू 0, जहाँ पे जो p था वो किसके इक्वल है, dy बाई dx के इक्वल है, और हमें इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पे y वगैरह नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे y होता फिर तो हम सोल्व कर लेते, जैसे जो जनरल ODE सोल्व करते हैं हम। ठीक है, आपको पता है ना, जैसे ऐसे होता है, मान लो d स्क्वेयर y, ऐसे लिख लेते हैं, d2y बाई dx 2 प्लस 3dy बाई dx प्लस 2y इक्वल टू 0। मान लो अगर ऐसे होता क्वेश्चन, तो आप क्या करते हो, इस ऑपरेटर को क्या लिखते हो, d2, और इस ऑपरेटर को d बाई dx को लिखते हैं हम d। तो ये इक्वेशन क्या बन जाती है अपनी, d2y प्लस 3dy प्लस 2y इक्वल टू 0। फिर यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं हम, इक्वल टू 0। फिर इसको हम सोल्व करते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको 2 वैल्यू आएंगी, वो 2 वैल्यू सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। ठीक है, अगर सेम होती हैं, मान लो 3 3 आ रहा है आंसर, मान लो 3 3 आ रहा है आंसर। ठीक है, तो आप सोल्यूशन कैसे लिखते फिर इसका, कि जो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर है, वैसे यहाँ पर्टिकुलर इंटीग्रल तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर कैसे लिखते हैं अपन, कि जो y है वो किसके इक्वल हो जाता है, c1 प्लस c2x की पावर e3x, ऐसा लिखते हैं हम। ठीक है, 2 कांस्टेंट आती हैं। ठीक है, इस दूसरे नंबर वाले कांस्टेंट के साथ जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेशन कर रहे हो वो आएगा, और e की पावर ax होता है, और a आपके यहाँ पे रूट होता है। ठीक है, अगर मान लो d की वैल्यू अलग अलग आती तो हम कैसे लिखते हैं, फिर अलग अलग लिखते हैं, c1 e की पावर 3x प्लस c2 e की पावर 5x। ठीक है, ये कब काम होता, जब सब में से y कॉमन आ जाता, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है आपका। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ट्रीट करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते कैसे करते हैं, फैक्टर्स बना के, कि सम करो तो -5 और मल्टीप्लाई करो तो 6 आए। जैसे 2 नंबर है, -3p माइनस 2p प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसको आप सोल्व कर सकते हो। p कॉमन लोगे, p माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लोगे, p माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से p माइनस 3 कॉमन आएगा, p माइनस 2 इक्वल टू 0, p की वैल्यू आ जाएगी 3,2। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, मतलब p की वैल्यू 3 आई है, p की वैल्यू 2 आई है, p क्या है हमारा, dy बाई dx है, p क्या है हमारा, dy बाई dx है। सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेट करके, इसको इंटीग्रेट करेंगे अगर हम, तो dy बाई dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y, 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3x, साथ में कोई कांस्टेंट आएगा। सेम यहाँ पे dy बाई dx का इंटीग्रेशन y, 2 का इंटीग्रेशन 2x, प्लस में साथ में कोई कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, अब ये पूरी इक्वेशन कैसे बनती, देखो, मतलब p की वैल्यू 3 2 आ रहे हैं, तो इसको हम उल्टा स्टेप क्या लिख रहे हैं, p माइनस 3 p माइनस 2, ऐसे तो लिख सकते हो आप, तभी तो ये इक्वेशन बनेगी आपकी। ठीक है, तो सोल्यूशन भी हमारा क्या बनेगा इसका, y माइनस 3x माइनस c1 यहाँ से, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका y माइनस 2x माइनस c2 y प्लस 2x, सो y इक्वल है, तो y माइनस 2x माइनस c2 इक्वल टू 0। तो इस यही क्या बनेगा इसका
सोल्यूशन बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा अपना? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये जो काम था वो बच्चों वाला काम था। एग्जाम में अगर आपको टाइम बचाना है तो आप ऐसे नहीं करोगे। आप क्या देखोगे डायरेक्ट कि सम करना है तो -5 एंड मल्टीप्लाई करूं तो 6, दो नंबर ऐसे क्या होंगे? -3 और -2, हमें पता है। ठीक है, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या आता है? जो पी स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर दो। यहाँ पे 1 है तो ये -3 -2 ही हो जाएगा। और फिर हम क्या करते हैं? साइन चेंज कर देते हैं। तो p की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी? 3 2। तो ये सारे स्टेप आप स्किप कर दोगे, डायरेक्ट आप कहाँ पहुंच जाओगे? p = 3 2 पे आ जाओगे। फिर सिंपल इंटीग्रेशन करना है हमने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 93 हो चुका है हमारा। अब है क्वेश्चन नंबर 94। ये भी अगर आपने 12th का इंटीग्रेशन किया है ढंग से तो आप इजीली कर सकते हो इसको। हमें पता है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है 1 में sin x - a cos x - b, तो ऊपर हम ऐसा ही कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, x - a x - b टाइप का। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे आप वो देखो। तो देखिए अभी क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 94। इंटीग्रेशन करना है हमें किसका? sin x - a cos x - b dx। इसका इंटीग्रेट करना है हमें। तो हम क्या करते हैं? cos a - b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये आ जाएगा cos a - b cos a - b। और क्या चल रहा है साथ में? dx sin x - a cos x - b। अब मैं ऐसा ही कुछ ऊपर बनाने की कोशिश करूंगी। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर +x और -x करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? cos a - एक बार साइड में लिख देती हूँ मैं, cos a - b + x - x। अब हमें बनाना क्या है? सेम ऐसे ही बनाना है, x - a। तो x - a बनाना है और x - b। देखो x - b तो यही बन गया आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा ये? x - b। ठीक है, अब यहाँ पे +a है, यहाँ पे -x है। तो हमने क्या किया? -x कॉमन ले लिया। तो क्या बन जाएगा? x - a बन गया ना। ये कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर रख दिया, cos a - b। ठीक है, और नीचे क्या है अपना? sin x - a cos x - b। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया? cos a - b का। ठीक है, तो आपको पता है cos a - b का फॉर्मूला क्या होता है? cos a cos b माइनस है तो क्या आएगा? प्लस आएगा, sin a sin b। तो आप वही अप्लाई करोगे यहाँ पे, 1/cos a - b इंटीग्रेट करना है। ये हो जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b डिवाइडेड बाय sin x - a cos x - b। ठीक है, इधर dx चल रहा है अपना। अब आप क्या करोगे? ये इस पूरे के नीचे है तो इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा। जब इसके पास जाएगा तो क्या कट हो जाएगा? cos x - b कट हो जाएगा, cos अपॉन साइन बचेगा, सेम एंगल है तो cos अपॉन साइन क्या होता है? कोट x - a। अब जब ये इसके नीचे जाएगा तो साइन से साइन वाला कट हो जाएगा, क्या बचेगा? साइन अपॉन कोस। साइन अपॉन कोस क्या होता है? टेंजेंट। और बाहर ये चल ही रहा है। और अब इसको इंटीग्रेट करना तो अलग अलग आप इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, तो कोट का इंटीग्रेशन क्या होता है? log साइन। तो कोट का तो हो जाएगा log साइन x - a। और टेंजेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? -log cos x - b। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। log m - log n क्या होता है? log m/n, यानी ये जो है वो कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, log m/n। यहाँ से ये हट जाएगा। और 1/cos क्या होता है हमारा? सेकेंड a - b और ये आ जाएगा log sin x - a cos x - b। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर? सेकेंड log sin बाय cos। तो यहाँ पे क्या है? सेकेंड log sin बाय cos। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 95। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है हमें?
3 vertices out of 6 vertices of a regular hexagon are chosen at random, the probability that the triangle obtained by joining these vertices is equilateral will be। देखो ये जो क्वेश्चन है मैं मानती हूँ थोड़ा सा है अलग, ठीक है। जिसको हेक्सागन के बारे में अच्छे से पता था वो तो इस क्वेश्चन को कर सकता था, अदरवाइज ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा, अगर हमें हेक्सागन के बारे में नहीं पता था। अब मैं समझाती हूँ आपको कि हेक्सागन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 95, हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन क्या होता है? 6 पॉइंट से बनेगा जिसमें 6 इक्वल साइड्स होंगी आपकी, ठीक है। ये हमने मान लिया ए साइड्स है, ठीक है। हेक्सागन में डायगोनल्स कितने बनते हैं? टोटल 9 डायगोनल्स होते हैं। कितने डायगोनल्स होते हैं? टोटल 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। टोटल 9 डायगोनल्स होते हैं, और जो 9 डायगोनल्स हैं उसमें कुछ डायगोनल्स सेम लेंथ के होते हैं, कुछ डायगोनल्स अलग लेंथ के, मतलब यहाँ पे 2 लेंथ अलग अलग पाई जाती हैं, ठीक है। तो किन किन डायगोनल्स की लेंथ सेम होती है? ये हमारा हेक्सागन है, तो कितने डायगोनल्स की लेंथ सेम होती है? 1 2 3, इन तीनों की लेंथ सेम होती है। मान लो 2 है तो इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, ऐसे ही इन तीनों की लेंथ भी क्या होती है? सेम होती है, 2 2 2, ठीक है। और जो बाकी के बच गए उनकी लेंथ 2 के अलावा कुछ और होगी, बट बाकी जो रिमेनिंग है उनकी आपस में सेम होगी, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कितने बनेंगे, तो कितने ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पर? 1 और 2, तो कितने ट्रायंगल बनेंगे यहाँ पे? इक्विलेटरल 2 ट्रायंगल बने हैं। और टोटल ट्रायंगल कितने बन सकते हैं? तो आपको पता है कि अगर 6 पॉइंट है, ठीक है, तो टोटल ट्रायंगल कितने बनते हैं? 6 में से कितने पॉइंट सेलेक्ट करने हैं हमें? 63। अब इन्होंने कहा था कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। क्या कहा था इन्होंने? कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रायंगल ऑब्टेन्ड जॉइनिंग दीज वर्टिसेस इज इक्विलेटरल, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि ऊपर तो आता है फेवरेबल केस, तो फेवरेबल केस की आपने 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं, और नीचे आता है टोटल ट्रायंगल। टोटल ट्रायंगल है 63। अब आप सोल्व कर सकते हो, 2/63 कैसे सोल्व करते हैं? 6 5 4 3 तक ओपन कर दो, नीचे आएगा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल होता है 6, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आंसर? 1/10। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पर? 1/10, ठीक है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 96, बिल्कुल इजी है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में इन्होंने क्या कहा है आपको कि विच ऑफ द फ्लोइंग एंगल्स मेड बाय अ लाइन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस आर नॉट पॉसिबल। आपको ये बताना है कि एक लाइन है, उसने ये अलग अलग एंगल्स बनाए हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब हो गया XY Z, ठीक है। तो कौन सा पॉसिबल नहीं है? तो आपको पता है कोई भी लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसका कोस टाइम क्या होता है? LMN, यानी डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। और हमें एक रिलेशन भी पता है कि L² + M² + N² किसके इक्वल होना चाहिए? 1 के इक्वल होना चाहिए। मैंने ये कहा आपको, ये अपनी डायरेक्शन कोसाइंस है, मतलब एक्सिस ले ली मैंने, अभी से 2 ही ले रही हूँ, X और Y। मान लो ये कोई लाइन आ गई, ठीक है, आप ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे ले लो, तीनों ही ले लो आप, X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस, ठीक है। ये कोई लाइन है, ठीक है। इसने X के साथ कितना एंगल बनाया? मान लो अल्फा। इसने Y के साथ कितना एंगल बनाया? मान लो बीटा। इसने Z के साथ कितना एंगल बनाया? मान लो गामा, ठीक है। तो कोस टाइम अल्फा, कोस टाइम बीटा, कोस टाइम गामा, ये क्या होते हैं? अपने LMN होते हैं। और इनमें एक रिलेशन होता है कि L² + M² + N² 1 के इक्वल होगा। तो आपको ये बताना है कि कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा पॉसिबल नहीं है? जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। मैं एक ऑप्शन करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है, बाकी आप कर लेना। तो इसका आंसर जो आएगा ना वो C ऑप्शन आएगा, तो मैं C करके दिखा रही हूँ। तो ये मान लो अल्फा है, तो cos 30 कितना होता है? √3/2, ये हो गया L, ठीक है। M क्या हो जाएगा? cos 45 इज 1/√2, और N है cos 60 इज 1/2। अगर एक लाइन ये एंगल्स बनाती है तो इसको ये रिलेशन फॉलो करना पड़ेगा, L² + M² + N² = 1 वाला। तो आप करो, L का स्क्वायर 3/4, इसका स्क्वायर 1/2, 1/4, एलसीएम कितना आ जाएगा? 4, 3, 2, 1, 3 2 5 और 1 6, 6/4 आ रहा है, 1 के इक्वल तो नहीं आया। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। आप बाकी ट्राई करोगे तो बाकी पॉसिबल है। क्लियर है इतना?
अब है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है, हमें इस मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करने, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, ठीक है, तो उस मैट्रिक्स की रैंक क्या बन जाती है, जो उसका ऑर्डर होता है ना वही बन जाती है। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो हम लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज चेक करते हैं बाय रो इक्विवेलेंट फॉर्म, ठीक है, तो आप उससे करोगे। लेकिन आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट इसका फाइंड करोगे तो नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा, इसका मतलब इसकी जो रैंक है वो कितनी है, 3 है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 से पहले क्वेश्चन नंबर 99 कर लेते हैं एक बार, इजी है ये। इसने क्या कहा है कि इफ द मीन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज n, इफ मीन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज n, देन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, तो हमें पता है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन होता है और जो वेरिएंस होता है वो सेम होते हैं, तो वेरिएंस भी कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या रिलेशन होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्वल होता है, वेरिएंस का रूट, यानी रूट m हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आएगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 98।